अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है तो रुक जाओ, अभी भी समय है। और अगर तुम अभी भी सीरियस हो जाते हो तो 12 स्टार्ट होने से पहले तुम अपना पूरा बैकलॉग निपटा सकते हो। और फिजिक्स में तुम्हारी इसी चीज में हेल्प करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, फास्ट ट्रैक जेई 2.0। और आज इसकी पहली वीडियो होने वाली है। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है तुम्हारी तो कंप्लीट 11th फिजिक्स बैकलॉग। तो ये ओनली सीरीज है ऑन यूट्यूब जो कि डेडिकेटेड है टू कंप्लीट बैकलॉग ऑफ क्लास 11th बिफोर 12 स्टार्ट्स। तो अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने सारी बात इंट्रो वीडियो में कर रखी है, तो जाके उसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए कि भैया पूरी स्ट्रैटेजी बता दो कि अगले 3 महीने में हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या क्या करें ताकि हमारा पूरा 11th का बैकलॉग खत्म हो जाए, तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वो वीडियो है मेरे नए चैनल, मेरे स्ट्रैटेजी चैनल पर, नकुल सक्सेना IIT BHU। तो जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी तुम्हारे लिए काफी अमेजिंग कंटेंट प्लान्ड है। और बाकी इस चैनल को तो तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब मैथ्स का टॉपिक है वैसे तो ये, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे 11th में ही 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हाँ 5 है, ठीक है। कई लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अलग चैप्टर से पढ़ाते हैं, तो मैंने अलग पढ़ा था तो मेरे लिए वो 6 हो गए थे, 5 है, ठीक है। तो ये 4-5 चैप्टर्स जो तुम्हारे हैं, इनकी मैथ्स में तो अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है ही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम अपने आप में समझ सकते हो 4-5 महीने का टॉपिक, 3-4 महीने का तो एटलीस्ट हो ही जाता है मैथ्स के अंदर। तो हमें उतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें यहाँ क्या जरूरत आ पड़ी, क्योंकि है तो मैथ्स का टॉपिक, फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ी, अब उसको समझते हैं। अब ये बताओ, अभी तक तुमने जैसे अगर 9-10 में थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स देखा है, ठीक है, नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने देखा है तो तुमने स्ट्रेट लाइन मोशन के ही सारे सवाल किए होंगे, जो तुमने वो इक्वेशन वाले किए होंगे, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें तुमने हमेशा मोशन तुम्हारा या तो मतलब वन डायरेक्शन मोशन होगा, या तो ऐसे जा रहा है पार्टिकल, या ऐसे जाके लौट रहा है। कभी तुमने ऐसा मोशन नहीं देखा होगा, ऐसे मतलब जो है बेसिकली कुछ इस तरीके से कर्व में पार्टिकल चल रहा है, इस तरीके का कोई 2 डायमेंशनल मोशन नहीं देखा होगा जो तुम इसमें आगे देखने वाले हो, ठीक है। अभी तक तुमने ऐसा या ऐसा इस तरीके का मोशन देखा होगा। तो उसमें तुम पार्टिकल की पोजीशन कैसे डिसाइड करते थे? लेट से पार्टिकल इनिशियली कहीं पर है, इस पोजीशन को मैंने बोल दिया x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन बना लेता हूँ इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके से, है ना, एक मिनट, ये बन गई लाइन। अब इस पर मैं इस तरीके से नंबर अगर मार्क कर लूँ, 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो अब पार्टिकल की पोजीशन अगर मुझे डिफाइन करनी हो कि ये पार्टिकल लेट से इनिशियली तो x इक्वल टू 0 पर था, इसके बाद ये कुछ आगे गया, मतलब इसमें कुछ भी मोशन वोशन हुआ होगा, लेट से ये 3 तक आ गया, x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, इनिशियली 0 पर था, अब ये कुछ चल के 3 तक पहुंच गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कुछ अपना मोशन वापस मतलब यहाँ से पलटा और 1 मीटर वापस गया, ये लेट से मीटर में है, ठीक है। तो 3 मीटर आगे बढ़ा, फिर उसके बाद वो 1 मीटर वापस गया, तो अब वो आ गया 2 पर, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके का मोशन है, केवल आगे जा रहा है और उसी लाइन पर वापस आ रहा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए इस तरीके की अगर मेरे पास एक नंबर लाइन हो, जिसको हम डायरेक्टली प्लस माइनस लगा के मैंने तुम्हें बोला था यूज कर लेते हैं। हालांकि हालांकि हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो केवल उनके साथ हमें एक डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है, जो तुम अभी वेक्टर चैप्टर में देखोगे कैसे करेंगे, ठीक है। बट इन वेक्टर क्वांटिटीज के क्वेश्चंस तुमने 9th में किए हुए हैं, कैसे? क्योंकि अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज अगर मैं इनको कंस्ट्रेंट कर दूं केवल एक ही डायरेक्शन में, या तो इसी लाइन के अलोंग या तो जा सकती है या तो लौट सकती है, तो ये एक डायरेक्शन में हो गया। अगर एक ही डायरेक्शन में इस तरीके का मोशन हो रहा है, तो हम इनको प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, कि मतलब अगर इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान लूं, तो अगर राइट साइड जाएगा तो मैं बोलूंगा कि +3 मीटर आगे बढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वापस 1 मीटर वापस आया, तो मैं बोलूंगा फिर +3 मीटर आगे बढ़ा, फिर -3 मीटर, -1 मीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर वापस आया। तो +3 - 1 यानी कि कितना चला है 0 से, +2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस तरीके से हम इसको कर लेते थे यूज, ठीक है। ये हो गई बात। तो बेसिकली अगर पार्टिकल का मोशन एक ही डायमेंशन में है तो हम उसको एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम प्लस माइनस लगा करके अपने क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। तो बेसिकली अगर एक पार्टिकल एक लाइन के अलॉन्ग केवल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन अगर एक पार्टिकल कर रहा है, तो उसको हम एक नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। तो पोजीशन कैन बी, एक लाइन लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल performing, yeah, moving in one dimensional only, moving in one dimensional only can be represented using one number line, या using a number line, या वन एक्सिस भी बोल सकते हो, यूजिंग अ नंबर लाइन, ठीक है। अच्छी बात है भाई। तो हम इस तरीके से नंबर लाइन का यूज कर करके अपना पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हम बोलते थे 0 से था तो 0 से 100 मीटर गया, फिर 50 मीटर वापस आया, फिर 20 मीटर आगे गया, तो कितना गया, 100 गया, 50 आया, 20 गया।
ये 100 गया, 50 आया, 50 पे आ गया, 50 से 20 और गया तो 20 और 70 हो गया। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते थे, डिस्प्लेसमेंट भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते थे। तो अगर जैसे अब आप यही वाला केस ले लो, इसमें ये पार्टिकल 0 से 3 गया, 3 से 2 आया, है ना, ये इसने मोशन टोटल किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, +3 - 2, सॉरी +3 - 1, यानी कि +2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन वाइज हम लेंगे, तो यही तुम अभी तक करते आ रहे थे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 का, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया, 3, और एक और 4 का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुमने अभी तक वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझा था, बट ये पार्टिकल जरूरी नहीं है ना ऐसे चले, ये कुछ इस तरीके से कर्व में जाकर के इस पोजीशन पर भी रुक सकता है। ठीक है, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम नहीं है ना, तो वही अब हम आगे समझेंगे 2D मोशन में क्या होता है। ठीक है, और उसी के लिए तुम्हें वेक्टर्स वगैरह सब पढ़ने की जरूरत है। तो ये हो गया, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ नंबर लाइन ओनली। तो इस तरीके से तुम अभी वन डायमेंशनल के क्वेश्चन करते आ रहे थे। अब आते हैं 2D पर। ठीक है, 2D पर, है ना, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि वही नंबर लाइन मैं फिर से बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, इस तरीके की, ये है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इस तरीके से मैंने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, बढ़िया से। एक पार्टिकल है, इनिशियली यहाँ पर है। ठीक है, बट अब वो कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये केवल इस लाइन पे मूव कर सकता है, ये इस पूरे प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है, यानी कि प्लेन के ऊपर नीचे नहीं, है ना, मतलब तुम्हारी स्क्रीन के अंदर बाहर नहीं, बट इस प्लेन में कहीं, स्क्रीन के प्लेन में कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो लेट से इस पार्टिकल ने कुछ मोशन किया भाई, है ना, कुछ भी रैंडम टाइप का मोशन किया, ये कुछ इस जगह पर पहुंचा, इस जगह पर, ये पॉइंट है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए भी x = 3 है, ध्यान से देखो, है ना, ये अगर मैं इसको x एक्सिस बोल रहा हूँ, इस नंबर लाइन को मैं x बोल रहा हूँ, जैसे ऊपर वाली थी, तो ये x = 0 था, ये x = 3 है, तो इस पॉइंट के लिए भी ये x = 3 है, और ये जो हमने ऊपर अभी पॉइंट देखा था जब लाइन पर ही था, ये वाला पॉइंट, इसके लिए भी x = 3 था। ऐसे x = 3 पर अगर मैं इस वाली लाइन पर चलता जाऊं, चलता जाऊं, चलता जाऊं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या केवल मैं अगर ये बोलूं, इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैं केवल ये बोलूं, जैसे यहाँ पर मैं अगर केवल ये बोलता, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट था इसी लाइन पे मूव करने का, तो मैंने x = 0 बोला, यहाँ पर मैंने x = 3 बोला, तो मैंने उस पार्टिकल की पोजीशन को फुल्ली डिफाइन कर लिया कि हाँ 0 पर था, अब 3 पर आया, फिर यहाँ से मैंने बोला ये 2 पर चला गया, फिर कुछ भी कर सकता है आगे। ठीक है, तो एक नंबर लाइन से मैंने डिफाइन कर लिया था। बट अब अगर ये 2D में मूव कर सकता है, मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि पार्टिकल की पोजीशन x = 3 है, क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है? खुद सोचो, x = 3 का तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है इस प्लेन में, ये नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, कुछ ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं, इस पूरी लाइन पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो क्या ये कंप्लीट स्टेटमेंट है? नहीं। तो हमें अब क्या चाहिए, हमें एक और कोऑर्डिनेट चाहिए। अभी तक हमने एक पॉइंट से डिफाइन कर लिया था, अब हमें एक पॉइंट और चाहिए। तो वो पॉइंट हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन लेनी है। ठीक है, लेट से मैंने अभी ये बना ली। ठीक है, यहाँ से मैं एक नंबर लाइन इसके परपेंडिकुलर 0 से ही एक नंबर लाइन में और ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है ना, ये एक और नंबर लाइन ले ली। अब इस पे भी मैंने ऐसे पॉइंट्स मार्क कर लिए, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिए। तो लेट से अभी जो मेरा व्हाइट वाला पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट था, इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, है ना, एक मिनट, है ना, तो ये भी 3 पर आ रहा है लेट से, है ना। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए x = 3 है, और अब इसमें मैंने इस वाली एक्सिस को लेट से कुछ नाम दिया, y नाम दे दिया, है ना, तो और y = 3 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3, 3 ब्रैकेट में x भी 3 y भी 3, पहले x लिखा फिर y लिखा। क्या अब इसका पॉइंट कंप्लीटली डिफाइंड है अच्छे से? ध्यान से देखो, क्या और किसी पॉइंट के लिए 3, 3 हो सकता है पूरे प्लेन में? ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट की अगर बात करूंगा, तो इसके लिए x = 3 है, लेकिन y = 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो, इस पॉइंट की बात करूंगा अगर, तो x = 3 है, y = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंप्लीटली डिफाइंड हो गया। अगर ये पार्टिकल केवल इस प्लेन में घूम सकता है इस तरीके से कहीं पर भी, तो मैं अगर x पर एक पोजीशन और y पर एक पोजीशन, दो कोऑर्डिनेट इसके डिफाइन कर दूं, है ना, तो ये पार्टिकल की पोजीशन एकदम स्पेसिफाइड हो गई कि हाँ ये इसी जगह पर है। ये दो, अगर मैं 3, 3 लिखूंगा तो तुम बता पाओगे कि पार्टिकल कहाँ पर है। इस तरीके से अगर मैं तुम्हें दे दूं यहाँ पर, तुम बताओ एक पार्टिकल है जो कि है 3, -1 पर, इस तरीके से, तो इसकी पोजीशन अगर मैं तुम्हें लिखाने को बोलूँ तो कैसे देखोगे? यहाँ से तुम गए 3 पर, और यहाँ देखो, यहाँ से देखना, 3 पर गए, फिर -1 गए, तो ये वाला पॉइंट जो है 3, -1, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, -1। तो इस तरीके से 2D में अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट्स, क्योंकि हमारा 2D में बहुत सारा मोशन चलेगा, मैक्सिमम 2D पर ही क्वेश्चन आते हैं, तो 2D में कोई भी पॉइंट डिफाइन करना है, तुम्हारे पास इस तरीके के दो पॉइंट्स होने चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो तुमने देखा होगा, दो नंबर लाइंस ली है जिनका इंटरसेक्शन को हम कहते हैं ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जहां पर दोनों 0, 0 है, 0, 0।
एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और फिर इसी के रिस्पेक्ट में हम ऐसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है हमारे पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्यों? परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। ये अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। पर अभी ये समझ लो कि परपेंडिकुलर होने चाहिए। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इस तरीके से हमने इसके पॉइंट्स के लोकेशन को ये इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। चलो, और अगर ये पार्टिकल केवल 2D नहीं 3D में मूव करने के लिए आराम से फ्री हो जाए, ठीक है, 3D के लिए फ्री हो जाए, तो क्या करेंगे भाई? 3D मतलब क्या, ये केवल स्क्रीन में नहीं। लेट से मान लो अगर ये स्क्रीन का प्लेन है, ठीक है, ये स्क्रीन का प्लेन है, तो अभी पहले हमारा जो केस था वो था कि जैसे इसी पर एक लाइन के अलोंग चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा हमने केस लिया कि चलो इस प्लेन में कहीं भी चल रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ प्लेन में ही नहीं, ये ऊपर अंदर बाहर भी कर सकता है, मतलब इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के बाहर जो मेरी तरफ आएगा, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा उधर से, और इस पे तो मूव कर ही सकता है, मतलब अब ये 3D में मूव कर सकता है। केवल इस प्लेन में नहीं, इसके ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो जो मैंने कोऑर्डिनेट डिफाइन किए है अभी 3,3, ध्यान से देखना, है ना। अगर इस स्क्रीन के, है ना, जैसे तुम्हारे लिए तो ये सामने स्क्रीन ऐसे दिख रही होगी, ये स्क्रीन पर एक पॉइंट है 3,3, इसके अंदर में इनफाइनाइट पॉइंट्स, और इसके बाहर, है ना, मतलब इसके बाहर और इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके लिए 3,3 ही होगा, ठीक है, समझे मतलब। एक बात समझो, अगर तुम इसको कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर अपनी पेंसिल को एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़ा करो, है ना, जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, पेंसिल के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जैसे अगर तुमने इसको प्लेन में खड़ा किया, ये पॉइंट है 3,3, और इस पेंसिल के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना इसके ऊपर, 1 2 3, 1 मीटर ऊपर, 2 मीटर ऊपर, 3 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर, 20 मीटर ऊपर, उन सारे पॉइंट्स के लिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन वो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर 3D में होगा तो इसी तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा अब तक कि अगर 3D में पार्टिकल मूव कर सकता है तो तुम्हें 3 कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना। वो कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ, है ना। बेसिकली एक्स और वाई तुमने परपेंडिकुलर बना लिए, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं भाई, ध्यान से देखना, 1 मिनट। इन दोनों के परपेंडिकुलर, और ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से पास करता हुआ ही तीसरा भी होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, जेड, जो बनाएंगे हम। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर निकाल दो या तो नीचे निकाल दो, है ना, यानी कि या तो ये इस तरीके से बाहर ऊपर की तरफ आ रहा है, ये समझना ध्यान से, जेड, है ना, और ये माइनस, ये अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। या फिर अंदर की तरफ जेड हो सकता था। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें एक ही सही होता है, जो ऊपर की तरफ वाला है, यही सही है, अंदर की तरफ वाला सही नहीं होगा, वो अभी हम आगे समझेंगे क्यों, ठीक है, वो जब वेक्टर पढ़ लेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। चल, तो अब बेसिकली हमें 3 पॉइंट्स, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए किसी पॉइंट को 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट से वही था, है ना, एक्स वाई वाला ही लेते हैं अपन, ठीक है। इधर 3 था, ये वाला पॉइंट, है ना, और इधर भी 3 था। इस पर हमने एक पॉइंट लिया था 3,3, जो अभी ऊपर हमने देखा, ठीक है। पर हो सकता है वो 3,3 उधर से जमीन से इस प्लेन के 1 मीटर ऊपर हो, तो वो 3,3,1 हो सकता है, 3,3,2 हो सकता है, 3,3,3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 3,3,3 टाइप का ले लिया, 3,3,4 ले लेते हैं। यानी कि क्या मतलब है कि, है ना, यानी कि एक्स वाई प्लेन में पोजीशन है 3,3 जो तुम्हें प्लेन में दिख रही है, एंड जेड में है 4 मीटर अबव दिस प्लेन, है ना, अबव दिस प्लेन, है ना। तो जेड में 4 है, तो इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट्स लगे। चलो, और इन तीनों कोऑर्डिनेट जहां पर ये जो पॉइंट होता है ओ, 0,0 था, जेड भी 0 है इसके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन में ही वाला पॉइंट है ना। इसके अगर मैं 0,0 इसी प्लेन में इसी पॉइंट को 1 मीटर ऊपर वाला पॉइंट लूंगा इस प्लेन के, तो ये हो जाएगा 0,0,1। 2 मीटर ऊपर वाला पॉइंट लूंगा तो ये बन जाएगा 0,0,2, ठीक है। इस तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एक्स वाई जेड मैंने कैसे बना दिया, कैसे ले सकते हैं, चलो बताते हैं। 1 डायमेंशनल का तुम्हें क्लियर है कि इस तरीके की एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, लेट से मैंने इसको एक्स बोल दिया। 1 डायमेंशनल के लिए तुम्हें ये क्लियर है। 2 डायमेंशनल के लिए तुम्हें बोला कि दो परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए, तो लेट से मैंने कहीं पर एक एक्स स्पेसिफाई किया इस तरीके का, ये है एक्स। तो वाई मैंने कहा कि इसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक है, वाई जो है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जहां पर एक्स 0 है वहां पर वाई भी 0 होना चाहिए, ये ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ना लूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्स है, इतनी डिटेल में शायद ही ये चीज कोई बताता होगा, मैथ्स के टीचर भी नहीं बताते, ठीक है, देखना ध्यान से। ये वाई था, है ना, इसको मैंने परपेंडिकुलर ना लेके लेट से कुछ एंगल पे ले लिया इस तरीके से, है ना, एक्स वाई के बीच में कुछ एंगल है, इस तरीके से मैंने वाई ले लिया, थीटा एंगल है, थीटा इज लेस देन 90 दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके का मैंने ले लिया। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना। एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, ये तो 0,0 हो जाएगा, ठीक है। अब
यहाँ पर क्या था, देखना ध्यान से, अगर मैंने x इक्वल टू 1 को स्पेसिफाई कर दिया, है ना, और मैं यही रख रहा हूँ, है ना, तो y को मैं ऊपर नीचे मूव करूंगा, जैसे ये हो गया y, ये हो गया 1,1 पॉइंट, है ना, ये हो गया 1,2 पॉइंट, ठीक है, ऐसे करके। बट अब तुम ध्यान से देखना, है ना, हाँ, तो देखो यार, ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों इंडिपेंडेंट है। लेट से मैंने x इक्वल टू 1 स्पेसिफाई कर लिया, तो मैं y पे मूव कर रहा हूँ आराम से, ठीक है, और y पे मूव करने के, y के पैरेलल मूव कर रहा हूँ, और y के पैरेलल मूव करने में मेरे x में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब केवल y में चेंज आ रहा है। मतलब x इक्वल टू 1 मैंने एक बार फिक्स कर दिया, ये हाइट, ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया, फिर y के पैरेलल में किधर भी जाऊँ, मेरा x चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात, y के पैरेलल में किधर भी जाऊँ, मेरा x चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर देखना, अगर मैंने x इक्वल टू क्या कहते हैं इसको, एक्स इक्वल टू 1 है ये, लेट से, है ना, एक्स इक्वल टू 1 मैंने स्पेसिफाई कर लिया, तो मैं y के पैरेलल मूव करके देखूं, अगर ध्यान से देखना, तो y के पैरेलल, अब की बार पहले क्या थी, y के पैरेलल ये वाली डायरेक्शन थी, बट अब y के पैरेलल ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखो ये एंगल अगर 90 होता तो ये होती, बट ये 90 से कम है, तो ये डायरेक्शन होगी, तो ये y के पैरेलल वाली डायरेक्शन को मैं एक बार जरा ड्रॉ कर लूं, है ना, इस तरीके से, ये है y के पैरेलल वाली डायरेक्शन। अब इसमें मैं हल्का सा आगे बढ़ूंगा ना, लेट से मैं यहाँ पर आया इस पॉइंट पर, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे प्रोजेक्शन बनाऊं, तो x जो है कुछ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना, तो y के पैरेलल अगर अब मैंने मूव करना चाहा, तो मेरा x भी चेंज होगा। तो इन दिस केस लिख सकते हो, इन दिस केस x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, देख सकते हो तुम, क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट, वो दिख रहा है कि अगर तुम यहाँ से y के पैरेलल मूव करोगे ना, है ना, तो तुम्हारा एक्स चेंज होता रहेगा। अच्छा, अगर तुम इसमें ये बोलो कि नहीं भैया हम ऐसे परपेंडिकुलरली ही मूव कर लें, है ना, परपेंडिकुलरली मूव करोगे, तो तुमने एक्स तो फिक्स कर दिया है, बट अब तुम्हारा ये वाई जो है, ये तुम कुछ भी रैंडमली मूव कर रहे हो, है ना, तो वाई को तुम एक डेफिनेट तरीके से नहीं मूव कर रहे हो, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, वाई को अगर तुम मूव कर रहे हो, क्योंकि वाई के पैरेलल ही मूव कर सकते हो ना, अगर एक्स को फिक्स कर दिया तो वाई के पैरेलल ही तो मूव करोगे, तभी तो वाई को चेंज लिखोगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम जो है वन डायमेंशनल मोशन देख रहे हो, है ना, वन डायमेंशनल मोशन देख रहे हो, तुम ये बोलो एक्स इक्वल टू 0 है ना, 1 है, 2 है, तो एक को फिक्स कर दिया, लेट से ये इसमें y इक्वल टू 0 फिक्स कर रखा होता है हमने ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलो, तो अब तुम x पर डिस्टेंस देख रहे हो, तो तुम ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं ऐसे मूव करूंगा, अगर वन डायमेंशनल में मूव करना, तुम्हें इसी के अलॉन्ग मूव करना पड़ेगा ना। तो वही बात है कि तुम हमेशा इसके पैरेलल मूव करना ही पड़ेगा ना, 2D में अगर तुमने एक फिक्स कर दिया है तो तुम ऐसे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं इसके पैरेलली मूव करूंगा, तो मेरा एक्स चेंज होता रहेगा, एक्स चेंज होता रहेगा, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं रहे, इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो क्या हम ऐसा एंगल ले सकते हैं, नहीं, इसीलिए 90 लिया जाता है। अगर 90 होता तो मेरा एक्स चेंज नहीं होता, मैं वाई के पैरेलल कहीं भी जाता रहता, देख ही सकते हो तुम, ठीक है, इसीलिए 90 लिया जाता है। तो इन दिस केस यहाँ पे ले सकते हो, ये वाले के लिए, इन दिस केस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एंड सेम स्टोरी गोज विद द थर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये चीज ध्यान रखना कि थर्ड कोऑर्डिनेट भी मैंने इन दोनों के पैरेलल, जैसे या तो मैं ऊपर बाहर निकाल सकता हूँ, या फिर अंदर घुसता हुआ हो सकता है जेड एक्सिस, ठीक है, या तो ऊपर है तो नीचे, टेढ़ा नहीं हो सकता कि मैं मतलब बेसिकली अगर ये प्लेन है, तो या तो ऐसा हो सकता है परपेंडिकुलरली ऊपर, या तो ऐसा हो सकता है परपेंडिकुलरली नीचे, ऐसा नहीं हो सकता परपेंडिकुलरली ना हो और इस तरीके से एंगल्ड हो, तो फिर वही चीज हो जाएगी, जैसे जेड कोऑर्डिनेट जो है इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और ये मैंने तुम्हें विजुलाइज कराने की पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से, वरना लोग यही बता के छोड़ देते हैं कि बस 90 होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, मैंने तुम्हें काफी समझाने की कोशिश करी है अपने तरीके से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हें फिर से वीडियो बना करके इसका इस पर्टिकुलर चीज का वीडियो बना करके तुम्हें फिर से भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, अगर कोई दिक्कत आएगी तो। चलो, और गारंटी ले रहा हूँ, ये मैथ्स के टीचर भी इस तरीके से नहीं बताते। चलो, तो 3D में ऐसे तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए, यहाँ से अपने को एक कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन क्या मिला, कि टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन वन डायमेंशनल, अपने को वन एक्सिस चाहिए, है ना, वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन बोलते थे, ठीक है। 2D में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, टू म्यूचुअली, या ऐसे लिख लो, टू एक्सिस, ब्रैकेट में लिख लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। 3D में अपने को थ्री एक्सिस चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब समझना बात को, अगर केवल वन डायमेंशनल में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इस तरीके की एक एक्स एक्सिस बना ली, लेट से एक्स फॉर वन डायमेंशन। 2D के लिए मैंने तुम्हें बोला कि इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर कितनी पॉसिबिलिटीज है भाई, है ना। खैर इस प्लेन में तुम्हें एक ही दिख रही होगी, बट अगर तुम ये एक्सिस देखो, तो इसके परपेंडिकुलर एक ये है ना,
और इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं ये पूरी, है ना, मतलब अगर मैंने ये पॉइंट पकड़ा, लेट से इसको ओरिजिन 0 x = 0 वाला पॉइंट है ये, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर एक तो ये हो गई, है ना, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस बनाने का, ठीक है। दूसरा देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, एक मिनट कैसे समझाऊं तुम्हें, एक पेन और होता मेरे पास यहाँ पे तो मैं तुम्हें समझाता। लेट से ये मेरी इस वाले फिंगर को तुम मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये एक तो ये हो गई पॉसिबिलिटी। अब मैं इसको ऐसे इसी के अराउंड ऐसे टिल्ट करता जाऊँ ना, अपनी पेंसिल को तुम टिल्ट करके देखना, ठीक है, इस तरीके से टिल्ट करता जाऊँ, ऐसे कर दिया तो ये भी परपेंडिकुलर ही है, ऐसे कर दिया तो ये भी परपेंडिकुलर ही है, ऐसे कर दिया तो ये भी परपेंडिकुलर ही है। तो इस तरीके से इस वाली एक्सिस को बेसिकली, इस वाई वाली लाइन को मैं इसके अबाउट ऐसे घुमाते चला जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब इस वाई वाली लाइन को ऐसे घुमाते चला जा रहा हूँ। तो ये घूम करके एक बार इस तरीके से ऐसे एक बार ऐसे भी आएगी, है ना, जिसमें ये ना हो करके ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है, ऐसी हो जाएगी, है ना, ठीक है, ऐसी हो जाएगी। इसी प्लेन में दो ही पॉसिबिलिटी, बाकी आउट ऑफ प्लेन होगी, इस प्लेन के हिसाब से दिख ही रही है, ठीक है, तो ऐसी हो जाएगी। क्या ये एक्स वाई हम ऐसा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस केस में होगा क्या, इस तरीके का, ये कोई ये 0 1 2 है, इसमें आपकी बार पॉजिटिव वैल्यू नीचे की तरफ आ जाएंगी, 0 1 2 है, -1 इधर -2 इधर, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी एकदम सही है, ठीक है। तो मतलब अगर हमें 2D में पॉइंट्स, 2D में कोई चीज को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सेस कोई भी मैं अपने हिसाब से डिफाइन करूँ, लेट से मैंने इस तरीके की एक्स एक्सेस डिफाइन करी, है ना, तो वाई एक्सेस इससे परपेंडिकुलर कोई भी एक लाइन हो सकती है, बस ये कंडीशन क्या है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक्स वाई, ठीक है, इसी का उल्टा भी हो सकता था, ठीक है। तो वन एक्सिस कैसे भी ले सकते हो, सेकंड एक्सिस परपेंडिकुलर, देखो ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट एक्सिस जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारा या जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, अभी तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत सारे, जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है, वो ले लो। सेकंड एक्सेस, जैसे 2D में हमें जरूरत पड़ती है, एक्स वाई एक्सेस इनको बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, कहीं भी, ठीक है, तो पर इस फर्स्ट से परपेंडिकुलर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती थी, उल्टा डायरेक्शन तो वो अलग डायरेक्शन हो जाता, या फिर जैसा मैंने तुम्हें समझाया ये आउट ऑफ प्लेन, ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो वो सारी हो सकती है, ठीक है। अब चलो तुमने दो डिफाइन कर ली, और हम जनरली ऐसा ले लेते हैं क्योंकि हमें कन्वीनियंट लगता है, जनरल मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी सिखाई जाती है नाइन्थ वगैरह में भी, तो हम जनरली इस तरीके से मान लेते हैं, लेट से ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही लो तुम, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया ये नीचे वाली भी चलेगी, है ना, या ऐसे एंगल वाली भी चलेगी, ठीक है, बट अभी मैंने लेट से इस तरीके की ले ली, एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई ले लिया। अब जेड की क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, तो अब तुम ध्यान से देखो, जेड की इस पॉइंट के अबाउट या तो बाहर निकलती हुई, जैसे अगर ये कॉपी कर लेना, तो या तो ऊपर निकलती हुई या तो नीचे जाती हुई, तो तुम बोलोगे यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज हैं फॉर द जेड, बट क्या ये बात एकदम ट्रू है? ये बात सही नहीं है। जेड यहाँ पर केवल तुम अगर एक्स वाई ले रखा है तो इस तरीके से ही ले सकते हो, अंदर वाली डायरेक्शन जो होती, मतलब इस तरीके वाली, अगर मैं ऐसे जेड ले लेता, अंदर की तरफ जेड ले लेता, तो ये गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि जेड होता है एक्स क्रॉस वाई, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट अभी तुम्हें नहीं आता है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि क्यों, ठीक है। अभी तुम ऐसा मान लो कि एक्स के अलोंग अपना हाथ रखो, बेसिकली ये वाला ऐसे, ये पाम जो है ये एक्स के अलोंग ऐसे रखो, ठीक है, वाई की तरफ इसको ऐसे कर्ल करो, ठीक है, मतलब ऐसे रखा, फिर फिंगर्स को वाई की तरफ कर्ल करो, तो तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो ऊपर की तरफ तुम ले सकते हो, इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो। एक्स के अलोंग पाम रखा, ठीक है, इस तरीके से, वाई के अलोंग कर्ल किया, तो जेड ऊपर की तरफ आया, ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी में करके देखना, एक्स वाई बनाने के बाद एक्स के अलोंग अपना ये पाम रखना, वाई के अलोंग कर्ल करना, तो जो डायरेक्शन थंब की होगी, यानी कि इसमें बाहर की तरफ आ रही, कॉपी के प्लेन के बाहर आएगी तुम्हारे, तो वो होगी जेड की डायरेक्शन, ठीक है, तो इस तरीके से हम जेड की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आफ्टर स्पेसिफाइंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सिस, तो थर्ड एक्सिस के लिए लिख सकते हो, आफ्टर स्पेसिफाइंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सिस, जिनको हमने बोला है एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर जेड एक्सिस। दिख तो दो रही थी, तो हमने, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर वाली तो दो पॉसिबिलिटी है ना, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, बट हमने केवल बाहर की तरफ लिया, क्यों? बिकॉज जेड जो होती है एक्सिस की डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई, इस तरीके से लिख लो, ये कैप है ना, ये वेक्टर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगी ये पूरी चीज, ये पूरा बस ऐसे ही लिख लो, अभी जब वेक्टर पढ़ लोगे एक बार आके इसको फिर देखना तो समझ में आएगा, जेड कैप क्रॉस इक्वल टू एक्स एक्स कैप क्रॉस वाई कैप, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो, या इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं, ये भी लिख लो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ए कैप इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस जे कैप, जब वेक्टर पढ़ लोगे तो देखोगे, ठीक है, अभी लिख के छोड़ दो।
चलो भाई, तो अब हमने अभी तक क्या क्या क्लियर कर लिया कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अब तुम लिख लोगे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अगर मैं तुम्हें लिखने को, या पॉइंट या पार्टिकल या बॉडी, अभी तुम्हें आगे जो यही करना है पूरे काइनेमेटिक्स में, इसको अगर मैं तुम्हें 1D में बताऊं तो तुम लिख लोगे। अभी तक तुम क्या केवल, अभी तक है ना, अभी तक तुम केवल इसको 1D में कर पा रहे थे, 1D में लिख पा रहे थे। आज के बाद, है ना, आज के बाद 2D और 3D में अभी तक तुम नहीं लिख पा रहे थे, बट आज के बाद तुम 1D पे भी लिख पाओगे, 2D में भी लिख पाओगे और 3D में भी पोजीशन लिख पाओगे। तो इसके लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला पार्ट अपने को पढ़ना जरूरी था कि पोजीशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम एक पार्टिकल की या बॉडी की पोजीशन, चाहे 1D मोशन कर रहा हो, चाहे 2D मोशन कर रहा हो, चाहे 3D मोशन कर रहा हो, किसी एक इंस्टेंट पर रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। अच्छा, एक और चीज होती है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो तुम अभी पढ़ रहे थे ना, ये तुम्हारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने ये सारा पढ़ा है, मतलब ये नंबर लाइन इस तरीके से लेकर के, जो हमने, जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसको हमने बोल दिया, ये देखो 1, -2, ठीक है, ये तुम्हारा कार्टेशियन, इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस तरीके की एक्स वाई एक्सेस ले लूं, एक एक्सेस को मैंने बोला एक्स, है ना, ये लिया मैंने वाई, ठीक है, और इसका एक कोई कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, जिसको मैंने एक्स को वाई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन के थ्रू। इस तरह के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। एक चीज और बहुत फिजिक्स में हम यूज करते हैं, जिससे तुम्हारे रोटेशन के या स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब उसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है भाई, ये क्या बला है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अरे यार, क्या लिख रहा हूँ मैं। और ये पोलर कोऑर्डिनेट की ऐसी इंपॉर्टेंस है ना कि फिजिक्स में, मैथ्स में तुम्हें पढ़ाया ही जाएगा, यूज भी बहुत देखोगे तुम पूरे फिजिक्स में ही इसका। ठीक है, और फिर जब तुम कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में इसको फिर से तुम्हें एकदम जीरो से ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां भी यूज आएगा, वहां भी तुम पूरे मैकेनिक्स पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में। तो तब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स वहां भी पढ़ाया जाता है, इनका काफी इंपॉर्टेंस है, काफी क्वेश्चंस बहुत आसान कर देते हैं। तो चलो अब इसको समझते हैं। तो इस पोलर कोऑर्डिनेट से ना कभी कभी बच्चे बहुत डर जाते हैं, बट मैं तुमको इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हें प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती इसमें। ठीक है, चलो, लेट से अपना इस तरीके का भाई पुराना एक्स वाई टाइप का सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपन ने ले ली, है ना, और ये एक पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट को एक्स एक्सिस में हम इस तरीके से, एक कुछ एक्स पॉइंट होता था एक्स कोऑर्डिनेट, और एक वाई, इसे एक्स वाई इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कार्टेशियन। तो हमें क्या पता होता था इस एक्स वाई के लिए, हमें पता होता था एक तो इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट, हमें पता होता था कि ये जो है ये लेट से 1 2 3 कुछ भी है, तो लेट से कुछ एक्स है ना, और ये 1 2 3 कुछ भी है, ये लेट से वाई है। तो अपने को ये एक्स और वाई पता होते थे, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते थे इसको। की बार तुम्हें ये नहीं पता होंगे, तुम्हें ये कोऑर्डिनेट पता है कि एक्सिस ऐसा है, बट इस पॉइंट के लिए तुम्हें इस एक्स और वाई की वैल्यू नहीं गिवन होगी। तो गिवन क्या होगा भाई, इस पॉइंट को जरा यहाँ ओरिजिन से जोड़ दो, ये ओरिजिन था, तो ये डिस्टेंस तुम्हें पता होगी, इसको लेट से आर बोल दिया, इसकी लेंथ को। ठीक है, ये आर तुम्हें पता होगा कि इसकी लेंथ क्या है, और तुम्हें एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल होगा, ये थीटा, ये पता होगा। तो तुम्हें क्या पता होगा, आर। तो गिवन क्या क्या होगा या नोन क्या होगा, ठीक है देख लो, नोन होगा तुम्हें एक तो आर, क्योंकि है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये तुम्हें पता होगा। दूसरा पता होगा थीटा, वो क्या है, एंगल विद एक्स एक्सिस, है ना। तो पॉइंट का एंगल देख ही रहो, मतलब वही लाइन ज्वाइनिंग का, इसी का एंगल, ये एंगल थीटा पता होगा। तो अब क्या करें, तो अपने को ये एक्स और वाई नहीं पता है, तो अपने को आर और थीटा के टर्म्स में इसको लिखना होगा। तो ध्यान से देखना, अगर आर और थीटा पता है, ये डिस्टेंस को हम एक्स बोलते थे, तो इस एक्स कैन बी रिटन एज, इस आर का कंपोनेंट ले लो, है ना। देखो ध्यान से, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। ये कैसे लिखा मैंने, नीचे करके दिखाता हूँ तुम्हें, ट्राइंगल इस तरीके से, ये था ओरिजिन, ये है तुम्हारा पॉइंट पी, है ना, ये डिस्टेंस थी आर। ठीक है, अब तुम्हें गिवन क्या क्या है भाई, ये एंगल तुम्हें पता है थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए जरा cos थीटा लिखना, ये डिस्टेंस x है लेट से, है ना, यही x ही तो मानते थे हम, ये गिवन नहीं है बट हम इसको निकाल सकते हैं ना। तो cos थीटा को मैं x बाय आर लिख सकता हूँ, यहाँ से देखना, यहाँ से तुम्हें x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा दिख जाएगा। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ये y होगी, है ना, ये देख सकते हो ना, ये y है ना, दिस इज y, है ना। y गिवन नहीं है तो इसलिए हम y लिख सकते हैं, लेकिन y को हम इन टर्म्स ऑफ r और थीटा लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर x को r cos थीटा लिख दिया है।
अब जरा इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा लिखो। साइन थीटा आएगा तुम्हारा y बाय आर। यहाँ से मैं y को r साइन थीटा नहीं लिख सकता हूँ आराम से, तो बस ठीक है, इस y को मैंने r साइन थीटा लिख दिया। तो अब इस कोऑर्डिनेट को जो हमने x और y में लिखा था, x और y को हटा करके x की जगह लिख दो r cos थीटा, y की जगह लिख दो r साइन थीटा, इन्हीं को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। समझ में आई बात? तो बेसिकली फाइनल लिख देता हूँ। इस तरीके की तुम्हारे पास अगर एक्सिस है, x y, ये है तुम्हारा पॉइंट P जो कि ओरिजिन से r दूरी पर है और x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे r cos थीटा, r sin थीटा। इस तरीके से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्यों किया जाता है ना? अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के इस ओपी को रेडियस लेकर के मैं इस तरीके से एक पूरा सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, ध्यान से देखना। इस तरीके का मैंने ओपी को रेडियस लेकर के और ओ को सेंटर लेकर के मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं, ठीक है, इस तरीके का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो इस सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सर्कल, लेट्स से ये पॉइंट है, क्या वेरी कर रहा है भाई, है ना? तो ध्यान से लिखो जो मैं बता रहा हूं। फॉर ऑल पॉइंट्स lying on this circle r is same। कैसे देख सकते हो? ये वाला पॉइंट है, तो यही r वाली लाइन को जो तुम घुमा रहे हो, इसको ऐसे घुमा दो, पूरा सर्कल घूम जाएगा, ठीक है, ओपी को। तो r सेम है, क्या वेरी कर रहा है? केवल थीटा, है ना? r इज सेम एंड ओनली थीटा इज वेरिंग, ठीक है। बट अगर मैं इसी पॉइंट्स को एक्स वाई में लेता तो ये वाला पॉइंट होता कुछ एक्स कॉमा वाई, और ये वाला पॉइंट, इसके लिए देखो, ध्यान देखो, ये x भी कुछ बढ़ गया है ना, x पहले ये था, फिर थोड़ा आगे आ गया इस पॉइंट के लिए, अब ये x x डैश हो गया, ठीक है। और इसके लिए ये लेट से अगर y था, तो अब इस पॉइंट के लिए ये y डैश हो गया, है ना? तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x डैश कॉमा y डैश हो जाएगा, इस तरीके का। अगर इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लें तो x और y दोनों वेरी करेंगे अगले पॉइंट के लिए, है ना? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए क्या बेटर है भाई, ये x कॉमा वाई में हम लेकर के चलें या r cos थीटा r sin थीटा में लेकर के चलें? ये लेके चलोगे तुम्हारे पास क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल रहेगा, और एक वेरिएबल रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये लेके चलोगे तो दो दो वेरिएबल होंगे, तो ज्यादा इक्वेशन बनेगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सिचुएशन। तो इसीलिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू होती है इस तरीके के स्फेरिकल वाले प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और होती है, अब ये सर्कल है, अगर मैं इसी में एक और कोऑर्डिनेट हम डिफाइन करते हैं फाई करके, है ना, उसको हम 3D में पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है, 3D में पोलर कोऑर्डिनेट तुम्हारे काम का नहीं है, तो मैं नहीं बताना चाहूंगा। बाकी अगर किसी को इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली तो जाकर के सर्च कर लेना कि 3D पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो इसमें एक एंगल और आर थीटा और एक फाई एंगल और डिफाइन कर लेते हैं, जो कि होता है एक्स वाई प्लेन के साथ एंगल उस पॉइंट का, ठीक है। तो उस तरीके से तुम उसको एक पूरा स्फीयर इमेजिन कर सकते हो। तो एक स्फीयर के लिए हमेशा ये आर सेम रहेगा, तो एक एंगल थीटा डिफाइन करते हैं, फिर इस थीटा को अगर मैं इस वाली लाइन को मैं ऐसे घुमाना शुरू करूं, मतलब अगर ये वाली लाइन है, इसको मैं उठा करके ऐसे पूरा घुमाना शुरू करूं और घूम करके एक पूरे बार, मतलब इस तरीके इस प्लेन के परपेंडिकुलर घुमाना शुरू करूं, तो एक बार पूरा घूम करके वापस इसी जगह पर आएगा, तो एक स्फीयर बना देगा, ठीक है। तो उतना इमेजिन अगर कर पा रहा हो तो ठीक, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं बताना चाहूंगा अभी, छोड़ो उसको। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो खुद जाकर के वीडियो देख लेना, ठीक है। और अगर वैसे इंटरेस्ट है कि मैं बताऊं, तो तुम मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर टाइम होगा तो मैं कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पूछ लेना, ठीक है। तो उस पर एक वीडियो बना के रख देंगे छोटा सा। तो ये हो गया तुम्हारा आर cos थीटा आर sin थीटा, ठीक है। इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट हम डिफाइन करते हैं। क्या फायदा होता है, तुम देख सकते हो स्फीयर के ऊपर जितने पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल इस पर्टिकुलर इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट हर बार चेंज होगा। तो हर बार चेंज होगा तो हम केवल थीटा को चेंज करके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, आर तो हर पॉइंट के लिए सेम ही रहेगा। बट अगर मैं एक्स वाई की तरह लूंगा तो एक्स डैश वाई डैश, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनेगी। तो इसलिए स्फेरिकल जो सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए इसमें बहुत फायदा होता है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पर मैं एक बार इसको फिर से बताऊंगा तुम्हें जब सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी भी मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, साथ साथ पढ़ते चले। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगला टॉपिक जो है तुम्हारा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाइन्थ में हो, अगर नाइन्थ के स्टूडेंट हो तो तुमने नहीं देखा होगा, बाकी अगर 11th को तो तुमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई? इस तरीके से,
वही है अपना एक्स वाई एक्सेस। इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं लेट से। एक पॉइंट ये रहा, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स लेट से मैं लिख देता हूँ x1 y1। एक मिनट, कहाँ लिखूँ? x1 y1। इस पॉइंट को मैंने नाम बोल दिया P1। और ये मेरे पास एक और पॉइंट है P2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मुझे बताना है, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 बताना है मुझे। डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 बताना है मुझे। तो P1 एंड P2 के बीच का डिस्टेंस, लेट से मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूँ इनको, और डिस्टेंस को D बोल देता हूँ, यही D बताना है मेरे को। तो D का फॉर्मूला पहले मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, जो तुम्हें 9th-10th में बताया जाता है। ठीक है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, इसको बॉक्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आया कहाँ से, तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है। चलो, इसको मैं कॉपी करूंगा नीचे। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये डिस्टेंस हमने x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इस तरीके से, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कैसे लिखा हमने। ठीक है, चलो दिखाता हूँ। पेस्ट करते हैं अब। अरे इमेज नहीं भाई, पेस्ट मारो ना सीधे। ये रहा। चल, एक काम करो, कुछ लाइनें ड्रॉ करो इसमें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऐसे ये। तो ये डिस्टेंस तुम्हें पता है x1 है, और ये डिस्टेंस तुम्हें पता है y1 है। ठीक है। अब इस पॉइंट से करो, कुछ दूसरा कलर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। तो अब तुम्हें पता है कि ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक की ये x2 है, और यहाँ से करो, ये वाली डिस्टेंस तुम्हें पता है कि ये y2 है। ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो, ये और ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये, क्या इसको मैं x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, ये पूरी x2 है, ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1 हो गई। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1। ठीक है। सिमिलरली ये वाले डिस्टेंस को ध्यान से देखना, ये टोटल y2 है, ये y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये y2 माइनस y1 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इसको मैंने लिख दिया y2 माइनस y1। ठीक है। फिर आओ नीचे। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल्ड भी है ना। ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखना, मैं नीचे बना रहा हूँ इस तरीके का। ये था तुम्हारा वो डी वाला, है ना। ये लेंथ हमने निकाली कितनी, y2 माइनस y1, और ये वाली लेंथ हमने कितनी निकाली, x2 माइनस x1। बस कुछ नहीं, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तुम लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर। बस डी को लिख दो, डी अगर ये आया तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब तुम्हारा यहाँ पे डाउट होगा एक चीज का, आना चाहिए, जो कि ये प्लस माइनस दोनों तो हो सकता था, माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपने को पता है कि ये डी जो है एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली वैल्यू नेगेटिव आंसर दे देगा, जो नहीं हो सकता। तो यही तुम्हारा इसका प्रूफ होता है। इस तरीके से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। अच्छा, इसी के बजाय अगर इस तरीके के दो पॉइंट्स हो, है ना, इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ काफी मुश्किल हो जाएगा विजुलाइज करने के लिए। पॉइंट पी है, ये तुम्हें वेक्टर थ्योरी पढ़ोगे ना, तुम्हें मैथ के टीचर तब बताएंगे। x1 y1 z1, पॉइंट, ये P1 है, ठीक है। पॉइंट P2 हो गया x2 y2 z2, है ना। तीनों में वेरी कर रहा है, मतलब सॉरी, दोनों में हाँ, तीनों कोऑर्डिनेट से वेरी कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, है ना। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मैथ्स में तुम इसको बेटर तरीके से विजुलाइज कर पाओगे जब वेक्टर थ्री पढ़ोगे, तो मैथ्स के टीचर तुम्हें बताएंगे ये, इसका प्रूफ। ठीक है। पर होता ही है, फॉर्मूला याद रख सकते हो।
हाँ, बाकी मैं तुम्हें एक बार एक चीज बता देता हूँ, इसको कैसे कर सकते हो अगर 3D में दिया हो। तो लेट से इसको अभी तक तो ये दोनों x1 y1 और ये z में जीरो ही गए हैं, और ये भी x2 y2 z में जीरो ही गए हैं। अब इनको इमेजिन करो कि ये एक लाइन है ना, ये x1 y1 है, बट ये इससे लेट से z1 हाइट ऊपर है। ठीक है, z1 हाइट ऊपर है, z1 हाइट बाहर है, और दूसरा पॉइंट जो है ये z2 हाइट बाहर है। वही चीज हमने यहाँ पे किया है कि x1 y1 z1, ये z1 हाइट ऊपर है, z2 हाइट ऊपर है, तो इनके बीच का हाइट डिफरेंस कितना होगा भाई, है ना? Z2 माइनस जेड वन नहीं होगा? लेट से अगर Z1 हाइट वाली हाइट पर आए तो ये से Z2 माइनस जेड वन हाइट और ऊपर होगा, है ना? तो बेसिकली फिर तुम्हारा इस तरीके का ट्राइंगल बन जाएगा, है ना, कि P1, है ना, P2, इनके बीच का डिस्टेंस है D, है ना, और लेट से, है ना, ये जमीन से Z1 हाइट ऊपर था, है ना, एक मिनट, ये P2 नहीं है, P2 यहाँ पर है ना, ये जमीन से Z2 हाइट ऊपर था, ठीक है। तो ये जो हाइट डिफरेंस है, ये वाला, ये अपने को मिला Z2 माइनस Z1, ठीक है। और ठीक है भाई, ये मेरा Z2 माइनस Z1, और अगर ये सेम हाइट पर होते जैसे यहाँ पर थे, है ना, ये अगर सेम हाइट पर होते जैसे इस क्वेश्चन में थे, जीरो पर ही थे ना दोनों, सेम हाइट पर होते, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता, मतलब अगर ये सेम हाइट पर ले आऊं इसको, तो ये डिस्टेंस डी अपने को पता है ये कितना था भाई, अभी हमने निकाला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था, ठीक है, ये अपने को पता है। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को ये निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एक्चुअल डिफरेंस, इसको मैं बोल देता हूँ डी डैश। ये डी डैश निकालना है, तो डी डैश का स्क्वायर जो होगा वो होगा डी स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, डी का स्क्वायर कितना बनेगा, ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, इसी का अंडर रूट हट जाएगा बस, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, तो है ही है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये। तो अगर इसको विजुलाइज करने में दिक्कत आई हो तो अभी छोड़ सकते हो, बस याद कर लो फॉर्मूला, क्योंकि मैथ्स के टीचर और बेटर तरीके से जब वेक्टर पढ़ा देंगे ना तो वो करा पाएंगे, ठीक है, तो तब तुम देख लेना। अदरवाइज मेरे ख्याल से ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। ये बेसिकली क्या है, अगर ये दोनों सेम प्लेन में होते जैसे यहाँ पर थे, ये बेसिकली ये, मैं अगर Z1 को जीरो और Z2 को Z2 माइनस Z1 बोल दूं, वही वाली बात हो गई, है ना। तो इसी पॉइंट को बस Z2 माइनस Z1 ऊपर उठाया है प्लेन से, तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये है वो हाइपोटेनस बनेगा, और ये जो हाइट उठी होगी ये अलग, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है, और हाइपोटेनस जो तुम्हारा एक्चुअल डिस्टेंस होगा डी डैश, जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये वाला, कहा गया, ये वाला। तो ये वो प्लेन वाला डिस्टेंस है जो अपने निकाल लिया था। अगर ये कुछ हाइट ऊपर हो गया Z2 माइनस Z1 हाइट, एक्चुअल में तो दोनों ग्राउंड से ऊपर है ना, एक्चुअल में तो ये Z1 हाइट ऊपर है और ये Z2 हाइट ऊपर है, बट अगर मैं इस Z1 वाले को नीचे घसीट दूं और जीरो पर ले आऊं, तो ये Z2 था और Z1 नीचे घसीट दिया तो Z2 माइनस Z1 आ जाएगा, तो इसकी ग्राउंड हाइट Z2 माइनस Z1 रहेगी जो हमने यहाँ पर लिखी है। समझे बात को? तो इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। बाकी नहीं समझ में आया तो इसको तुम अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मैथ्स के टीचर बेटर बता पाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं यार। तो यार आगे बढ़ते हैं, और अपना अगला टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना। खैर ये सारी चीजें मैथ्स में पढ़ते हो तुम, बट ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में यूज आता है, इसलिए मैंने कहा चलो बताते ही चले तुम्हें साथ साथ। ब्रीफ ही दूंगा मैं, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा, अपने को डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट ही करना है नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज खत्म करना है इसको, है ना। चलो, वही एक्स वाई एक्सेस बना लो फिर से, वाई एक्स, ठीक है। अगर इस तरीके का तुम्हारे पास एक पॉइंट है P1, जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट है P2 x2 y2, अभी तुमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया, इनको ज्वाइन करूंगा तो ये एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो स्लोप का मतलब वैसे तुम क्या जानते हो भाई, ढलान। तो वही ढलान बतानी है अपने को, है ना। तो इस लाइन की ढलान कितनी है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m, वो होता है किसके बराबर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। और इसको tan थीटा से भी हम डिनोट कर सकते हैं, लाइक ये जैसे इस तरीके से एंगल थीटा बना रहा है अगर यहाँ से, है ना, विद एक्स एक्सेस, वही है ना, विद एक्स एक्सेस एंगल है ये। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ इस तरीके से, है ना,
तो ये लेंथ y2 - y1 अभी हमने ऊपर देखी, और ये x2 - x1, है ना। तो tan थीटा वैसे भी क्या होता है भाई, y/x, वही तो किया, tan थीटा y/x होता है, यही y/x, तो वही tan थीटा किया है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये ढलान क्यों है, अगर जैसे देखो इसी एंगल थीटा को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, लेट्स से थीटा को मैं बढ़ाया, ध्यान देखना, थोड़ा सा थीटा को बढ़ाया, ये इसी पॉइंट पे, मतलब बाकी सारी चीजें सेम रखी है, मतलब ये सेम ही रहेगा इस तरीके से, ऐसा कर दिया, थीटा डैश हो गया, है ना। थीटा बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, क्या क्या चेंज हुआ इसमें ध्यान से देखना, है ना। बेसिकली ये वाली हाइट बढ़ गई, ये सेम रही, है ना। तो बेसिकली इसमें न्यूमरेटर बढ़ गया, तो थीटा डैश बढ़ेगा, तो ये न्यूमरेटर केवल बढ़ेगा, तो ये एम भी बढ़ेगा, है ना। यानी कि अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो एम भी इंक्रीज होगा, है ना। यानी कि tan थीटा भी इंक्रीज ही हुआ था सर, यानी कि tan थीटा भी इंक्रीज हुआ है, थीटा इंक्रीज करोगे तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा और एम भी इंक्रीज होगा, इसीलिए ढलान बताता है ये tan थीटा, बेस्ट है। अगर इसको मैं कम कर दूं और एकदम यहाँ पर ले आऊं, एकदम यहाँ ले आऊं, है ना, इस थीटा को, इस लाइन को एकदम यहाँ ले आऊं, तो अब ये न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल में जीरो ढलान, है ना। हॉरिजॉन्टल के लिए तुम देख ही सकते हो, हॉरिजॉन्टल में तुम्हारा इजिली न्यूमरेटर जो है, इस ऊपर वाले एम का न्यूमरेटर जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि एम ऐसा कुछ बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, y2 और y1 सेम ही हो गए, यहीं पर आ गया ना पॉइंट, 0/x2 - x1, जीरो ही बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जीरो ढलान हो गई, है ना। वर्टिकल करके देखो भाई, वर्टिकल करोगे अगर, है ना, यहाँ से वर्टिकल कर दोगे, ऐसा कुछ, है ना, तो इस केस में डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, है ना, x2 - x1 इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x2 - x1 इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज कि जो तुम्हारा स्लोप है वो हो जाएगा y2 - y1/0, विच इज नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, है ना। तो इनफाइनाइट ढलान दिख ही रहा है, एकदम वर्टिकल हो गया, तो वही इस तरीके से ढलान को रिप्रेजेंट करता है स्लोप, और इसका सीधे फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1 tan थीटा भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा डिटेल में तुम्हें मैथ्स के टीचर ये बताएंगे स्लोप, ठीक है, तो स्लोप इतना ही है। अब एक चीज समझ लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ाई जाती है मैथ्स में, बट क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, तो उसमें अपने को जरूरत आएगी। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, इस तरीके की, यानी कि जिसमें x की हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1 है, तो इस तरीके की अगर इक्वेशन है, तो इस तरीके की लीनियर इक्वेशंस, दीज लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। कैसे, अभी दिखाता हूँ। लेट्स से इसको पकड़ते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, y y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसमें हम x को जीरो रखते हैं। अगर मैंने x को जीरो रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो एम प्लस सी, यानी कि सी आ जाएगी, तो 0, c एक पॉइंट आया। अब मैं इसमें x को वेरी करूंगा तो y वेरी करता चला जाएगा, ठीक है। तो जितना भी वेरी करूंगा इसके बाद इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन बन करके तुम्हें दिखेगी, है ना। इसमें x की कुछ वैल्यू रखूंगा, जैसे x की यहाँ पर कुछ वैल्यू हुई, लेट्स से x1, तो इसके लिए y की कुछ वैल्यू आएगी y1, है ना। पर एक चीज तुम ध्यान से देखोगे, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है ना। x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं कि x इक्वल टू 1 रखा मैंने, अगर x इक्वल टू लेट्स से x इक्वल टू x1 रखा मैंने, या 1 होता है ये, तो y की एक ही वैल्यू आती है। x की कुछ और वैल्यू रखता, लेट्स से यहाँ पर x की ये वैल्यू रखता, तो y की भी इसके लिए एक ही वैल्यू आती। x के लिए कुछ माइनस नेगेटिव यहाँ की वैल्यू रखता, लेट्स से इस तरीके की -1 है ये, लेट्स से, तो y की इसके लिए कुछ एक वैल्यू आती। तो हर एक x के लिए एक y की वैल्यू आ रही है, इसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और ये लीनियर इक्वेशन हमेशा कैसी, ग्राफ कैसा होता है इसका, ये इस तरीके की लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। चलो ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब अगर इस तरीके की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें ये जो m है ना, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, एंड दिस इज c, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट मतलब x इक्वल टू, वही y एक्सिस को कहाँ काटेगी, तो देख ही सकते हो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू c आ रहा है, ये पॉइंट 0, c था ना,
तो जहां पर x इक्वल टू 0 को रखने पर y को कहाँ काट रही है, c पर। तो y को कहाँ काटेगी, दैट इज द इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट होता है। x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू c आ गई, तो इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, c की वैल्यू इंटरसेप्ट। m स्लोप कहते हैं, देखना ध्यान से। इंटरसेप्ट को एक बार 0 मान लेते हैं, ठीक है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बाकी नॉन जीरो के लिए भी वही रहेगा, वो तुम अपने आप होमवर्क में करके देखना उसको, ठीक है। लेट से अभी के लिए मैंने इंटरसेप्ट को 0 मान लिया, है ना। y इक्वल टू एम एक्स हमारी लाइन हो गई, है ना। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 ये एक पॉइंट है, और इस तरीके की कुछ एक ये लाइन है, ठीक है। यहाँ से जरा m की वैल्यू लिखो, y बाय एक्स आएगा, है ना। लेट से मैंने कोई एक पॉइंट पकड़ा, ये 1,1, है ना। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें जो स्लोप आएगा वो आ जाएगा सिंपली y बाय एक्स 1/1, है ना। अब वो वैसे भी दिख रहा है, स्लोप ही आ रहा है। क्यों, ये देखना, ये थीटा है अगर, है ना, m इक्वल टू 1/1 आ रहा है। ये लेंथ क्या है ना, ये 1 है। ये लेंथ क्या है, ये भी 1 है। तो यही दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, y बाय एक्स, यही तो तुम्हारा tan थीटा होता है। तो वही स्लोप देगा, तो m स्लोप देता है, ठीक है। तो m क्या बना यहाँ से, y बाय एक्स, जो कि tan थीटा के भी बराबर होता है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो m तुम्हारा स्लोप है ना। तो इस तरीके की लीनियर इक्वेशन कहीं गिवन है तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उसका स्लोप और इंटरसेप्ट तुम अब लिख लोगे। अच्छा, अगर इक्वेशन इस तरीके की गिवन हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो इसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, पहली बात तो y को एक तरफ करो, बाकी टर्म को एक तरफ करो। तो ऐसा लिख सकते हो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल भाई। अब जरा b से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो लिखोगे y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई ए, सी बाई बी, ये लिख दोगे। अब ये क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की क्वेश्चन नहीं बन गई। तो ये दोनों सेम टाइप की क्वेश्चन है, इनको कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तुम्हें यहाँ से मिलेगा माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू एम। तो स्लोप की वैल्यू माइनस ए बाई बी हो गई, एंड माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू, इसको सी नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, चलो मैं इसको डी बोल देता हूँ, क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। डी बोल दो, डी, डी, है ना। तो माइनस डी बाई बी इज इक्वल टू सी। इस तरीके से इंटरसेप्ट लिख सकते हो। अगर इस तरीके की इक्वेशन गिवन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो इसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट करके और इस तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट तुम लिख सकते हो। एक लास्ट चीज और बताऊंगा, और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, फिर हम अगली क्लास में डिफरेंशिएशन से आगे करेंगे। ये भी मेरे को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक चीज हम पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन आगे से रूडी में आएगा। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। ठीक है, तो उसका ग्राफ होता है पैराबोला, ठीक है, पैराबोला इक्वेशन। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, इस तरीके की y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके की इक्वेशन है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू टू, टू हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला, है ना। पैराबोला, पैराबोला किस तरीके का होता है अगर तुम्हें दिखाऊं, अगर इस तरीके का एक्स वाई है, तो पैराबोला कुछ इस तरीके का होता है, या तो ऐसा हो सकता है ना, या तो, एक मिनट यार, ऐसा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का, सॉरी, ये तो सेम बना दिया। या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का एक कर्व होता है, ठीक है। ये अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो, है ना। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक होने के बजाय इस तरीके की होती, है ना, ये भी तो हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू वाई ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अगर इस तरीके का होगा, इसमें वाई में क्वाड्रेटिक है, वाई में क्वाड्रेटिक होगी, तो पैराबोला कैसा बनेगा ये समझना। अगर वाई में क्वाड्रेटिक होगी तो पैराबोला या तो ऐसा बन सकता है, ठीक है, या दूसरा तुमने अब इमेजिन कर ही लिया होगा, पर मैं बना देता हूँ। और इस पे पूरा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर चलता है, वहां पे तुम ये सारे टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ोगे, ठीक है। बट अभी मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ बस कि अगर ऐसा है तो इस इन ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ये ऊपर नीचे वाली पॉसिबिलिटीज है। इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो अगर तुम, कि y की एक वैल्यू के लिए
एक्स की टू वैल्यूज पॉसिबल है ना। कैसे देखना ध्यान से। अगर इसका एक सिंपल वर्जन ले लूं एग्जांपल के तौर पर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूं, है ना, और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 4 है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है 2, दूसरी हो सकती है -2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, जैसे स्ट्रेट लाइन में एक आ रही थी, यहाँ पर दो वैल्यूज आ सकती हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है कि y की एक वैल्यू, लेट से वही y की वैल्यू अगर मैंने एक ले ली, कोई एक वैल्यू ले ली y की, तो ऐसे x की दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। लेट से दिस इज x1, दिस इज x2, ठीक है। एक्चुअल में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आनी चाहिए थी, ग्राफ थोड़ा ऐसा बन गया है, कोई नहीं, ठीक है। शिफ्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। y की एक वैल्यू के लिए x1 और x2 दो वैल्यू आ गई। वही बात है, जैसे अगर ये एग्जांपल वाला ले लो, अगर लेट से y की वैल्यू 4 है, तो ये x की वैल्यू -2 हो जाएगी, y की वैल्यू 4, और ये x की सॉरी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 4, और एक x की वैल्यू -2 हो जाएगी 4। तो इस तरीके का पैराबोला देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले में भी वही है, y की मतलब y के पैरेलल, सॉरी x के पैरेलल एक भी लाइन बनाओ, मतलब एक पर्टिकुलर y की कोई भी लाइन बनाओ, हमेशा x को दो बार काटते मिलेगी। तो y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू आ गई, सिवाय इस पॉइंट के लिए, ये होता है इसका वर्टेक्स, इस पर एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। वो तुम पैराबोला में पढ़ोगे, ठीक है। बाकी जनरली यही है ना कि y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देखोगे, इसमें y में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर क्या है, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आएगी, x की एक वैल्यू के लिए y की टू वैल्यूज पॉसिबल है, देख सकते हो। वही इस तरीके का ले लो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लो, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर x की वैल्यू 4 रखो, y की वही +-2 दो वैल्यू आएगी। तो वही बात है, x की वैल्यू 4 रखो, लाइन बनाओ, देखो दो बार काटेगा, ये आएगा y इक्वल टू 2, ये आएगा y इक्वल टू -2, तो दो वैल्यूज आ गई। इस तरीके, ये इस तरीके का खुला हुआ पैराबोला बनेगा, राइट या लेफ्ट शेप में, ठीक है। तो ये होता है पैराबोला, इस तरीके से तुम स्ट्रेट लाइन पे इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करते हो। और इसका ओवरऑल डिटेल तुम पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में, तो वहां पर अभी हम नहीं जा रहे। हमारे काम के लिए कौन सा पैराबोला है, ये वाला, ये वाला बहुत यूज आता है अपने लिए, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही होता है, किसी बॉल को अगर तुमने ऐसे थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से फेंका, तो वो इसी तरीके का मोशन करता है, और वो आगे जाके तुम देखोगे कि वो एक पैराबोला पाथ ही होता है, पैराबोला, है ना। इसकी इक्वेशन कैसी होती है, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू आ रही है, वही एक y की वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू आ रही है, अगर मैं एक्स वाई बना दूं ऐसा, तो है ना। तो वही, तो ये x में क्वाड्रेटिक होगी। इसकी इक्वेशन कैसी होती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की इक्वेशन इस तरीके का पैराबोला बनाती है, ठीक है। और इसकी फिर एनालिसिस हम आगे करेंगे, जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, पैराबोला जब आएगा हमारा काइनेमेटिक्स का 2D पार्ट जब चालू होगा तब। इसलिए ये पैराबोला समझना जरूरी था कि इस तरीके की इक्वेशन है, तो इस तरीके का एक पैराबोला कर्व बनता है ना, ठीक है। और मैंने तुम्हें दिखा दिया, अगर y में क्वाड्रेटिक होगी तो पैराबोला ऐसा या ऐसा बनेगा, और अगर x में क्वाड्रेटिक होगी तो ऐसा या ऐसा बनेगा। ये डिपेंड करता है इस पर भी, ठीक है। अगर ये a की जगह माइनस होता, है ना, एक्चुअली में ये माइनस ही होगा, अगर ये a नेगेटिव होता है जनरली, है ना, इस केस में, तब ये ऐसा खुलता है, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऐसा खुलता, ठीक है। तो ये सब बातें तुम पैराबोला चैप्टर में करोगे, अभी तुम बस इतना समझो, पैराबोला चैप्टर में भी करोगे और क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी करोगे। अभी तुम बस इतना समझो कि अगर इस तरीके की इक्वेशन है, तो इस तरीके का पैराबोला बनता है, ठीक है। और इस पैराबोला की भी हम बहुत सारी चीजें एनालिसिस करेंगे जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे 2D पार्ट तो। हालांकि मैं इसको यहाँ छोड़ भी सकता था, बट मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक हिंट तुम्हें दे देता हूँ कि इस तरीके की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला बनेगा, और यही तुम्हारा 2D मोशन में हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से अपने को पता चला, अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की, तो अपने को क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, जो तुम अभी वन डायमेंशनल मोशन में देखोगे। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, ये नोट करके लिख लो, इक्वेशन है इस तरीके की, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो अपने को मिलेगा पैराबोला, जो कि तुम्हारे एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ भी होता है। तुम खुद भी देख सकते हो, बॉल ऐसे करके जो फेंकते हो, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। आजकल आईपीएल चल रहा है, जब बैट से लगने के बाद बॉल जाती है, वो तुम्हें कई बार वाली इमेज भी दिखाते हैं कि इतनी हाइट तक गई, इतनी दूर तक गई, तो वो पैराबोला होता है एक तरीके का, है ना। उस बॉल का मोशन जो होता है, प्रोजेक्ट उसकी ट्रेजेक्ट्री जो होती है पूरी, वो पैराबोला होती है। वो सीधे नहीं जा रही होती, वो ऐसे जाती है, एक हाइट पे लेती है, एक हाइट लेती है, फिर उसके बाद ऐसे जाकर के आगे गिरती है ना।
तो उस मोशन की एनालिसिस अभी चलेगी आगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। तो एक हिंट दे दिया कि उसकी इक्वेशन कैसी होती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें बेसिक बेसिक आ गया। तो आज के बाद तुमने, आज के लेक्चर में तुमने क्या क्या सीखा? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट सीखा कि एक पॉइंट को लोकेट कैसे करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स पूरा इसी पे चलने वाला है। 1D में तुम्हें आता था, 2D और 3D भी तुमने आज सीख लिया, ठीक है। उसके बाद तुमने डिस्टेंस सीखा, है ना, दो पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालें, है ना, ये भी तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे काइनेमेटिक्स में। उसके बाद तुमने स्लोप पता किया, ठीक है। उसके बाद तुमने स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की इक्वेशन देखी, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला इक्वेशन, जो कि तुम्हें 1D और 2D मोशन में काम आने वाली है। तो तुम्हारा यहाँ इसके साथ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, मैथ्स में तुम पढ़ोगे ही आगे। और इसको छोड़ना मत यार, इसमें क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, ठीक है, मैथ्स में भी। और वो पढ़ लोगे ना, तुम्हें फिजिक्स वाले फिर क्वेश्चन और इजी लगेंगे। हो सकता है अभी कुछ क्वेश्चन में तुम्हें आगे प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमने बेसिक बेसिक पढ़ा है। बट मैंने पढ़ा इतना दिया कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी आए तो तुम वो प्रॉब्लम आगे जब तुम मैथ में पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो यार आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस सीरीज को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो एक कमेंट में हार्ट जरूर ड्रॉप करना यार। इसके अलावा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने स्ट्रैटेजी कंटेंट अपने नए चैनल नकुल सक्सेना IIT BHU पर शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पर तुम्हारे लिए काफी अमेजिंग गाइडेंस और स्ट्रैटेजीज मैं देते रहता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो उस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। लिंक तुम्हें उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है नकुल सक्सेना IIT BHU। और उस पर मैंने तुम्हारे लिए डिटेल्ड बैकलॉग वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, जिसमें मैंने तुम्हारे साथ पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि तुम कैसे अगले 3 महीनों के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरा बैकलॉग खत्म कर सकते हो और बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी 12th स्टार्ट कर सकते हो और 11th को वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो वो वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम जरा भी सीरियस हो 11th का बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए तो वो वीडियो जरूर देखना यार। तो मिलते हैं यार फास्ट ट्रैक के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग।